उसी रात मैंने अलमारी में लगे हुए आईने पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ देर तक सब सामान्य लगा, लेकिन अचानक मेरी परछाई ने अपनी गर्दन घुमाई, जबकि मैंने अपनी गर्दन नहीं घुमाई थी। इसीलिए उसे देखते ही मैं डर के मारे पीछे हट गया। ये घटना 2016 की है और ये घटना मेरे जीवन की सबसे डरावनी यादों में से एक है। उस दौरान मैं उत्तर प्रदेश की एक छोटी से शहर में नौकरी कर रहा था, पर कंपनी ने मेरे लिए कोई रहने लायक व्यवस्था नहीं की थी, इसलिए मुझे खुद ही एक कमरा ढूंढना पड़ा। बहुत तलाश के बाद मुझे जो कमरा मिला था वो घर वहां के मुख्य बाजार से थोड़ा दूर एक शांत गली में था, जिसके मकान मालिक ने मुझे बताया कि ये घर काफी समय से खाली पड़ा है, तब से जब से एक लड़का यानी कि पुराना किराएदार बिना कुछ कहे अचानक वहां से चला गया। हालांकि मुझे ये सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा था, लेकिन किराया सस्ता और घर दिखने में ठीक ठाक होने के कारण मैंने उस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। पर जब मैं पहली बार उस घर के अंदर गया तो वहां का माहौल मुझे कुछ भारी सा लगा। हालांकि घर साफ सुथरा था, लेकिन अंदर एक अजीब सी नमी और ठंडक महसूस हो रही थी। पर मैंने सोचा शायद ये मेरी कल्पना है, क्योंकि मैं पहली बार अकेले रहने जा रहा था और इसी वजह से उस घर में पहले से जो सामान रखा हुआ था मैंने उन्हें नहीं फेंका, ये सोचकर कि ऐसा करने से थोड़ा खर्चा बच जाएगा। पर मैं गलत था। उस घर के अंदर का सामान बहुत ही बुरे तरीके से रखा हुआ था। अलमारियों में पुराने कपड़े, किताबें और कुछ छोटे मोटे नोट्स रखे हुए थे। उनमें से कुछ किताबों पर धूल की मोटी परत थी और कुछ के पन्ने आधे खुले हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें बीच में ही छोड़ दिया हो। और उसके ठीक पास एक कोने में एक टूटा हुआ फोटो का फ्रेम पड़ा था, जिसमें किसी महिला की धुंधली सी तस्वीर थी। उन सब चीजों को देखकर मैंने सोचा कि शायद ये सब पिछले किराएदार का सामान होगा जो वो जल्दबाजी में छोड़ गया है। जब मैंने उस घर की सफाई शुरू की तब उन अलमारियों को खाली करते हुए मेरी नजर एक छोटी सी नोट पर पड़ी। उस पर लिखा था, आईने पर भरोसा मत करना। ये पढ़कर मुझे थोड़ा अजीब जरूर लगा, पर तब इसका कोई मतलब नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने इसे किसी का मजाक समझा। पर रात होते होते मुझे घर में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं वहां अकेले नहीं हूं, लेकिन जब मैंने इधर उधर देखा तो कुछ नहीं था। तीसरे दिन मैंने बाकी बचे पुराने सामान को बाहर निकाला, पर उस दौरान भी मुझे अलमारी के कोने में एक और नोट मिला, जिस पर लिखा था, खिड़की कभी खुला मत छोड़ना। पर ऐसा क्यों लिखा था इसका मुझे अंदाजा नहीं था। हालांकि मैंने इसके बारे में मकान मालिक से जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। खैर, इन सब के कुछ दिनों के बाद जब मैं उस घर में सेटल हो चुका था और उन नोट्स के बारे में भूलने लगा था, तभी अचानक अजीब घटना शुरू होने लगी, जिसकी शुरुआत हुई थी उन चीजों से जो मुझे या तो अपनी जगह पर नहीं मिलती थी या फिर जमीन पर गिरे हुए मिलते थे। अक्सर मैं काम से लौटकर अपने ज्यादातर चीजों को बिखरा हुआ पाता था। फिर धीरे धीरे ये सब किसी के डरावने आहट में बदलने लगे। यानी कि रात के वक्त जब मैं सोता था तब या तो दरवाजे से खटखटाने की आवाज आती या फिर अलमारी के अंदर से कभी किसी के चलने का आवाज सुनाई देता, तो कभी किसी के सांसों की आवाज एकदम मेरे कान के पास आकर लगती। ये सब खुद अनुभव करने के बाद अब मुझे सच में डर लगने लगा था। मुझे अब ऐसा लग रहा था कि मैं वहां अकेला नहीं हूं, बल्कि वहां मेरे अलावा कोई और भी है, जो कि सच में तब बदलने लगा जब मुझे वहां पर एक डायरी मिली। ये डायरी उसी पिछले किराएदार की थी जिसमें उसने अपने अनुभव लिखे थे। उसने लिखा था कि वो भी शुरू में इन सबको मजाक समझता था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि घर में वो अकेला नहीं है।
उसने लिखा था कि अलमारी में लगे हुए आईने में उसे अपनी ही परछाई कुछ अजीब लगने लगी थी। कभी कभी उसे ऐसा लगता था जैसे उसी की परछाई उसकी हरकतों से अलग चल रही हो। ऐसे ही कई सारे अजीब चीजों के अलावा उस डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ इतना लिखा था, ये जगह छोड़ दो इससे पहले कि देर हो जाए। उसे पढ़कर अब मेरी हालत खराब होने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि मैं भी उसी स्थिति में पहुंच रहा हूं। उसी रात मैंने अलमारी में लगे हुए आईने पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ देर तक सब सामान्य लगा, लेकिन अचानक मेरी परछाई ने अपनी गर्दन घुमाई, जबकि मैंने अपनी गर्दन नहीं घुमाई थी। इसीलिए उसे देखते ही मैं डर के मारे पीछे हट गया और ये सोचकर उस आईने को ढक दिया कि ऐसा करने से ये सब रुक जाएगा। पर अगले कुछ दिनों में माहौल और भी डरावना होता गया। घर में बार बार अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे किसी के कदमों की धीमी आहट या फर्श पर कुछ खिसकने की आवाज। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई अभी मेरे पीछे से गुजरा हो। पर एक रात तो सारी सीमा पार हो गई जब मुझे अचानक महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधों पर हाथ रखा है। पर जैसे मैंने तुरंत झटके से पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। इन सब घटनाओं के बाद घर की हर छोटी सी आवाज अब मुझे परेशान करने लगी थी, जैसे कि लकड़ी की अलमारी से अचानक खटखट की आवाज आना या दरवाजे का खुद ब खुद थोड़ा सा हिलना। ये सब मेरे दिमाग पर भारी पड़ने लगा था। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि मैं उस घर में अकेला नहीं हूँ। इन सब के वजह से मेरे मानसिकता पर बहुत असर पड़ रहा था। इसलिए उस घर को छोड़ने के अलावा अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसलिए मैंने उसी दिन उस घर को खाली करने का फैसला किया। पर घर से निकलते वक्त जब मैंने आखिरी बार उस आईने की तरफ देखा, तब मेरी परछाई मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, जबकि मेरे चेहरे पर डर के अलावा कुछ नहीं था। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये घटना 2010 की है। उस दौरान मैं अपने चचेरे भाई रवि के साथ अपने दादा दादी के पुराने मकान को देखने और उसकी मरम्मत के लिए गया था, जो कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है। वहां पर दादाजी का घर एक शमशान घाट के ठीक बगल में था। हालांकि आज के समय वो शमशान घाट पहले से काफी बदल चुका होगा, लेकिन जब मैं वहां रवि के साथ गया था तब उस शमशान के दूसरी तरफ एक तालाब और उसके ठीक पीछे एक जंगल था, और दादाजी का जो घर था वो शमशान के मेन गेट के इस तरफ एक सड़क के पार था। हालांकि वहां और भी घर थे, लेकिन सिर्फ दादाजी का घर ही उस शमशान घाट से सटा हुआ था। पर तब मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वहां कुछ ऐसा भी होता है, कुछ ऐसा जिसका एहसास शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन वहां पर कुछ दिन गुजारने के बाद मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा। मैं और रवि जब दादाजी के घर पहुंचे तब उनके घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि मिट्टी से बना हुआ उनका घर, जिसमें 2 कमरे और बाहर की तरफ रसोई था, वो बेहद ही कमजोर हो चुके थे। पर उस घर का मरम्मत शुरू होने से पहले शुरू के कुछ दिन रवि और मैं उसी पुराने घर के कमरे में रुके थे, जिसकी खिड़की से वो शमशान और उसका तालाब साफ दिखाई देता था। वहां रहते हुए हमें 3 या 4 ही दिन हुए थे कि तभी रवि ने रात के वक्त कुछ अजीब चीजें देखने की बात की। दरअसल उसे वहां तीसरी रात, जब रात में वो टॉयलेट जाने के लिए निकला था, तब उसने शमशान के गेट के अंदर किसी लंबे से आदमी को खड़ा देखा, जो कि एक नीम के पेड़ के नीचे खड़ा था। हालांकि उस शमशान के ठीक बाहर लाइट का एक पोस्टर भी था, लेकिन उस नीम के पेड़ के नीचे खड़े होने के वजह से रवि ने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा। वो बस इतना ही देख पाया कि वो लंबा सा आदमी
उसके तरफ ही देख रहा है। हालांकि इसके बारे में जब रवि ने मुझे बताया तब मैंने ये सोचकर इस बात को टाल दिया कि शायद वो आदमी वही काम करता होगा, और ठीक यही सोचकर मैंने भी उसकी अगली रात इन सब पर उतना ध्यान नहीं दिया। जब मैंने अपने खिड़की से देखा कि एक लंबा सा आदमी नीम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर हमारे तरफ ही देख रहा है, जिसकी एक बात जो मुझे अजीब लगी वो थी उसकी आंखें, जो कि उस पेड़ के अंधेरे में भी किसी जानवर की आंखों की तरह चमक रही थी। पर मैंने इन सब के बारे में रवि से कुछ नहीं कहा, ये सोचकर कि शायद उसने इस पर गौर नहीं किया होगा। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि उसे वो शमशान घाट का लंबा आदमी बार बार दिखाई देने लगा था। जब भी वो घर में अकेला होता, फिर चाहे वो दिन का समय ही क्यों ना हो, वो उस नीम के पेड़ के नीचे उस आदमी को खड़ा पाता था। हालांकि तब असलियत का पता ना होने के वजह से इन सब से उसे डर नहीं लगता था, लेकिन उसे ये थोड़ा अजीब जरूर लगने लगा था। इसलिए उसने दादाजी से जाकर इस बारे में बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर शमशान का वो आदमी कौन है। पर दादाजी ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वो हंसते हुए इस बात को टालकर किसी और विषय में बात करने लगी। ठीक वहीं दूसरे तरफ मुझे भी कभी कभार वो लंबा आदमी सड़क के पार दिखाई देता था, कभी पेड़ के नीचे तो कभी उस लाइट के पोस्टर के ठीक नीचे। पर न जाने क्यों उसका चेहरा फिर भी दिखाई नहीं देता था। वहां रहते हुए हमें तब तक करीब 2 हफ्ते हो चुके थे और घर के मरम्मत का काम भी शुरू हो चुका था। पर उस दौरान हर रात उस आदमी को ठीक उसी जगह पर खड़ा देखकर मैं तंग आ चुका था। मैं अब ये जानना चाहता था कि आखिर वो कौन है और वो हमेशा दादाजी के घर के तरफ ही क्यों घूरता है। इसीलिए एक रात यही करीब 1:30 बजे जब वो लंबा सा आदमी मुझे फिर से दिखाई दिया, तब मैंने उसके पीछे जाने का सोचा, ये सोचकर कि वो इंसान ही है। लेकिन बदकिस्मती से मैं गलत था। हालांकि शुरुआत में जब मैं शमशान की तरफ बढ़ा तब वो आदमी मुझे नीम के पेड़ के नीचे साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही मैं रास्ता क्रॉस करके शमशान के गेट तक पहुंचा, मैंने देखा कि वहां पर कोई नहीं है, जबकि उस रास्ते को पार करने में मुझे सिर्फ कुछ ही सेकंड्स लगे थे। तो ऐसे में वो कहाँ जा सकता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पर फिर भी ये देखने के लिए मैंने अपनी टॉर्च जलाकर उस गेट के आसपास सब जगह देखा, लेकिन फिर भी वहां मुझे कोई नहीं मिला। वहां कोई ऐसा जगह भी नहीं था जहां कोई जाकर छुप सके। वो पूरा खाली मैदान था, जिसकी मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान अब भी मुझे दिख रहे थे, जो दिखने में किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा था। हालांकि इन सब के बावजूद भी मैं अभी तक नहीं समझा था कि ये सब क्या है। लेकिन उन कदमों के निशान को देखकर एक चीज तो पक्का था कि वो सब मेरा वहम नहीं है। ये सब सोचते हुए मैं वही खड़ा था कि तभी मुझे अपने पीछे से दादाजी की पुकार सुनाई दी, जो कि मुझे उस शमशान घाट में खड़ा देखकर मुझे वापस घर बुला रहे थे। हालांकि जब मैं वापस गया तब उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं इतनी रात गए वहां क्या कर रहा था। एकदम ऐसे मानो जैसे उन्हें पता हो कि मैं वहां क्यों गया था। इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ ना बोलकर मुझे कमरे में लौटकर सो जाने को कहा। हालांकि उसके अगले दोपहर तक मैं इस बात को लगभग भूल ही चुका था कि तभी दादाजी ने मुझे अपने पास बुलाकर रात में उस शमशान के पास जाने से मना किया, खास करके तब जब वो लंबा आदमी दिखाई दे, जो कि उनके और गांव वालों के हिसाब से असल में कोई इंसान नहीं था। हालांकि शमशान के उस लंबे आदमी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, पर फिर भी दादा ने मुझे ये सख्त आदेश दिया कि रात को मैं वहां ना जाऊं। दादाजी की ये सब बातें सुनकर मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था, खास करके ये कि मैंने जिसे देखा वो इंसान ही नहीं था। मैं ये बात रवि को भी बताने ही वाला था कि तभी मुझे पता चला कि उसे भी ये पता है।
उसे मुझसे पहले ही दादाजी ने बता दिया था, पर मुझे डर ना लगे ये सोचकर रवि ने भी मुझसे ये बात छुपा कर रखा, क्योंकि गांव के शांत और सुनसान माहौल में ऐसी चीज को देखकर डर लगना एकदम लाजमी हो जाता है। मैं तब बस यही सोचकर हैरान हो रहा था कि आखिर दादाजी और बाकी गांव वाले ऐसे माहौल में किसी ऐसे अद्भुत और भयानक दृश्य को देखकर भी रह कैसे रहे थे। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के तीसरे घटना की ओर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी पसंद आएगा। जिस टैक्सी पर हम चढ़ने वाले थे वो टैक्सी दिखने में काफी पुरानी लग रही थी। खिड़कियों पर धूल की मोटी परत थी और अंदर से हल्की सीलन की बदबू आ रही थी। उसका ड्राइवर दुबला पतला आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल की रही होगी, जिसने बिना कोई सवाल किए सिर्फ सिर हिलाया और गाड़ी चालू कर दी। पर जैसे ही टैक्सी चली मुझे गाड़ी के अंदर का माहौल और भी अजीब लगने लगा। न जाने क्यों अचानक मुझे अपना सर भारी लग रहा था और मेरी बहन वो चुपचाप बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। वैसे तो मुंबई जैसे शहर में जहाँ सड़कों पर हमेशा हलचल रहती है, वो सड़कें अभी खाली थी। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। जैसे ही हम बांद्रा से बाहर निकले वैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। हालांकि इससे मुझे कोई शिकायत नहीं था, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि टैक्सी के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा है। हालांकि बाहर गर्मी का मौसम था, लेकिन टैक्सी के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें ठंडी हवा बह रही हो, जो कि बहुत ही असामान्य बात थी, क्योंकि जब मैंने खिड़की की ओर देखा तो वे सभी बंद थे। मैं इन सब का कारण उस ड्राइवर से पूछना तो चाहता था, लेकिन उस ड्राइवर का रवैया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने पूरे रास्ते में एक भी शब्द नहीं बोला था। उसकी नजरें बार बार रियरव्यू मिरर में मुझ पर और मेरी बहन पर टिक जाती थी। ऐसा लग रहा था कि वो हमें नहीं बल्कि हमारे हरकतों को महसूस कर रहा है। इसीलिए उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत मैं नहीं कर पा रहा था। उसके अलावा जैसे जैसे टैक्सी आगे बढ़ रही थी माहौल और भी भारी होता जा रहा था। उसी माहौल के बीच मेरी नजर बाहर गई, जहां मैंने देखा कि हम उस रास्ते से घर नहीं जा रहे हैं जहां से हम घर जाते थे। यानी कि वो रास्ता मेरे लिए अजनबी था, जिसके दोनों तरफ सिर्फ घने पेड़ थे। सड़क पर ना तो कोई गाड़ी थी ना कोई इंसान। मैं ड्राइवर को बताने ही वाला था कि ये रास्ता गलत है, फिर तभी अचानक गाड़ी एक झटके के साथ वहीं रुक गई, उस सुनसान रास्ते पर जिसके दोनों तरफ सिर्फ घने पेड़ थे। इतने सारे अजीब चीजों को एक साथ नोटिस करने के बाद मेरे मन में एक डर सा पैदा होने लगा था। हालांकि किसका डर ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं वहां खुद तो फंसा हुआ महसूस करने लगा और मेरी बहन वो शायद थकान के वजह से बैठे बैठे ही सो गई थी। तभी मैंने उस ड्राइवर पर गौर किया, जो कि गाड़ी के बंद पड़ने को लेकर जरा सा भी परेशान नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा एकदम भावहीन था, जिसने बिना कुछ कहे गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर उसे ठीक करने के लिए बाहर निकल गया। मैं उस दौरान ड्राइवर की तरफ ही देख रहा था कि तभी मेरी बहन ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और खिड़की से बाहर की तरफ इशारा करके मुझे बाहर देखने को कहा। पर क्यों तब मेरा उस पर उतना ध्यान नहीं था, क्योंकि मैं उस दौरान अपनी बहन का चेहरा देखकर थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था। पर उसका कारण क्या है ये मुझे तब पता चला जब मैंने बाहर देखा। बाहर सड़क के किनारे कुछ ही दूरी पर एक अजीब सी आकृति खड़ी थी। हालांकि वो इंसान की तरह ही लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो बस एक जगह पर स्थिर खड़ा होकर हमें ही देख रहा था। उस दौरान मेरे दिल की धड़कनें अचानक से तेज होने लगी, क्योंकि उससे पहले मैंने ऐसा कुछ अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। और फिर उसी दौरान ड्राइवर टैक्सी पर वापस आ गया और बिना कुछ बोले गाड़ी फिर से चालू कर दी
उसने कोई सफाई नहीं दी कि गाड़ी को क्या हुआ था। वो बस चुपचाप अंदर आया और गाड़ी को चलाने लगा। पर कुछ देर के लिए ना तो वो आकृति कहीं जा रही थी और ना ही वो ठंड, जो कि धीरे धीरे और भी बढ़ते जा रहा था। हालांकि उसी दौरान मैंने गाड़ी को रोकने का सोचा, लेकिन खुद को सुनसान इलाके में देखकर मैंने कुछ नहीं कहा। पर मैं डर के मारे बार बार उस ड्राइवर से ये कह रहा था कि वो हमें गलत रास्ते ले आया है। पर कुछ मोड़ों से गुजरने के बाद मुझे रास्ता जाना पहचाना लगने लगा, यानी कि हम अपने घर तक पहुंचने वाले थे। पर जब हम घर पहुंचे तब कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। घर पहुंचने के बाद मैं टैक्सी की डिक्की से सामान निकालकर उन्हें अपने घर पहुंचा रहा था। पर जब मैं अपने आखिरी बैग को लेकर उस ड्राइवर को पैसे देने लौटा तो वहां ना तो वो ड्राइवर था और ना ही वो टैक्सी, बल्कि मैंने उस टैक्सी को अपने से दूर जाते हुए देखा। और जैसे जैसे वो दूर जा रहा था वैसे वैसे मेरे सर का भारीपन भी कम हो रहा था। यानी कि उस ड्राइवर ने पूरे रास्ते ना तो कुछ बोला था और ना ही उस ड्राइवर ने मुझसे पैसे लिए थे। क्या वो ड्राइवर वाकई में इंसान था, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो हमें एक ऐसे रास्ते पर ले गया था जहां की चीजें हमारी कल्पना से भी परे है। उस रात के बाद मैंने उस टैक्सी को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन हर बार जब मैं बांद्रा स्टेशन के पास से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि वो टैक्सी अब भी वहीं कहीं खड़ी है, किसी और को अपनी रहस्यमय यात्रा पर ले जाने के इंतजार में। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के चौथे घटना की ओर, जो कि ऐसे ही रहस्यों और डरावने पलों से भरा हुआ है। मैं पेशे से एक किसान हूँ और मैं अपने परिवार के साथ बिहार के सोनपुर जिले के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। ये घटना साल 2013 अक्टूबर महीने की है। उस रात ठंडी हवाएं चल रही थी और मुझे अपने फसल की रखवाली के लिए अपने खेत जाना था। हालांकि मेरी पत्नी ने मुझे इतनी रात को जाने से मना किया, लेकिन मैंने उसे समझाया कि अगर रखवाली ना की जाए तो जानवर फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे आज भी याद है, उस रात गांव में बिजली नहीं थी और चारों तरफ खूब अंधेरा छाया हुआ था। इसलिए मैंने अपना लालटेन उठाया और धीरे धीरे अपने खेत की ओर बढ़ने लगा, जो कि रेलवे ट्रैक के ठीक पास था। रास्ते में उस दौरान झिंगुरों की आवाज और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। हालांकि ये सब मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अपने खेत के पास पहुंचते ही मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। न जाने क्यों हर एक कदम के साथ उस खुले वातावरण में भी एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी और साथ में हर एक कदम के साथ खेतों में बहती ठंडी हवा शरीर में चुभने लगी थी। वहाँ कुछ तो ऐसा था जिसके वजह से ये सब हो रहा था। पर उस दौरान मैंने इन सब पर उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अक्टूबर का महीना था, जब हवा में थोड़ा ठंडक होना आम बात होती है। इसलिए मैंने अपने खेत पहुंचकर वहां लालटेन रखा और वहीं बैठ गया। तब चारों ओर इतना सन्नाटा था कि बीच बीच में पत्तों की सरसराहट और दूर से किसी उल्लू की आती आवाज साफ सुनाई दे रही थी। इन सब के बीच में अपनी जगह पर बैठा हुआ खेतों पर नजर रख रहा था, लेकिन तभी मुझे रेलवे ट्रैक की ओर कोई चलता हुआ दिखा। पहले मैंने सोचा कि शायद वो कोई राहगीर होगा जो गांव से गुजर रहा है, लेकिन जैसे मैंने ध्यान से देखा वैसे ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो जो ट्रैक पर चल रहा था वो एक आदमी का आकृति तो था, लेकिन उसका सर नहीं था। मुझे लगा कि शायद ये सब मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन वो आकृति मुझसे ज्यादा दूर नहीं थी, जिसके वजह से मैं हर एक चीज साफ देख पा रहा था, खास करके उन लाइट्स के वजह से जो रेलवे ट्रैक के पास लगे होते हैं। उस खौफनाक मंजर को देखकर मैं कुछ देर के लिए एकदम स्तब्ध खड़ा था। मेरी सांसें जैसे रुक गई थी और मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे।
उसे देखकर मन में यही सवाल कौंध रहा था कि वो क्या है। मैं इन सब सोच में लगा ही था कि तभी मैंने उस सरकटे आदमी को अपने खेत में उतरते हुए देखा, जहां चारों तरफ बस अंधेरा था। इसलिए पल भर में वो सरकटा मेरे आंखों के सामने से कहीं ओझल हो गया। लेकिन उसके चलने की आवाज, वो फसलों के पत्तों से टकराने के वजह से उसकी सरसराहट मुझे साफ सुनाई दे रही थी, जो कि हर कदम के साथ और तेज होता जा रहा था। पर उस सरकटे को अपने करीब आते हुए सुनकर मैंने तुरंत वहां से गांव की ओर भागना शुरू कर दिया। रास्ते में हर झाड़ी, हर पेड़ और हर परछाई मुझे अब और भी डरावनी लग रही थी। हर पल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अभी पकड़ लेगा। इसलिए मैं तब तक भागता रहा जब तक मैं अपने घर नहीं पहुंच गया। उस ठंड के बावजूद मेरी हालत ऐसी थी जैसे मैं किसी आग की भट्टी से निकला हूं, क्योंकि मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी हालत को देखकर मेरी पत्नी भी घबरा गई थी। हालांकि उसने मुझसे इसका कारण जानने की कोशिश की, लेकिन उस समय मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मैं बस हाफता हुआ जमीन पर बैठ गया, जैसे मेरे अंदर की सारी जान निकल चुकी हो। उस रात की घटना एक वहम थी या कुछ और, इस बात पर आज भी मुझ पर कई लोग सवाल उठाते हैं। कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि वो सब मेरी बनाई हुई कहानी है। लेकिन उस रात जो भी मैंने देखा और जो महसूस किया, वो आज भी मेरे जहन में जिंदा है। उस सरकटे आदमी की चाल, लालटेन की झपकती रोशनी और वो ठंडी हवा, ये सब आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देते हैं। खैर दोस्तों, बिना और देरी के हम चलते हैं आज के 5वें घटना की ओर, जिसमें ऐसे ही कई सारे डरावने पल शामिल हैं। वो मार्च का महीना था। तब हल्की हल्की गर्मी शुरू हो चुकी थी। मैं वहां पार्क स्ट्रीट के पास एक क्लाइंट मीटिंग के लिए गया हुआ था। मीटिंग थोड़ी जल्दी खत्म हो गई। तब यही शाम के करीब 4 बज रहे थे, पर मुझे घर लौटने की कोई जल्दी नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आसपास के इलाके में थोड़ा घूम लिया जाए, जिसका ये भी कारण था क्योंकि मेरे घर लौटने का जो ट्रेन था वो असल में उसके अगले दिन दोपहर के 12 बजे का था। इसलिए वहां थोड़ा घूमने के बाद मैं पार्क स्ट्रीट के पास ही एक होटल पर रुक गया, जो बाहर से दिखने में ठीक ठाक ही था। जब मैं उस होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा तो मुझे वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए मिले। उन्होंने मुझे हल्की मुस्कान के साथ कमरे की चाबी दी। मेरा कमरा नंबर 27 था, जहां जाने के लिए कॉरिडोर को पार करना होता था। पर होटल का वो कॉरिडोर थोड़ा लंबा और थोड़ा अजीब सा था। दाएं बाएं के दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स लटके हुए थे, जिन पर समय की परत साफ दिखाई दे रही थी, यानी कि उनमें धूल जमे हुए थे। हालांकि मेरा कमरा वैसा नहीं था। वो दिखने में साफ सुथरा और बहुत साधारण था। हालांकि कमरे का फर्नीचर पुराना था, जिसमें एक लकड़ी की अलमारी, एक ड्रेसिंग टेबल और एक बड़ा शीशा। उस शीशे का फ्रेम भी काफी पुराना था, मानो वो दशकों से वहीं पड़ा हो। पर उस साधारण दिखने वाले कमरे में कुछ ऐसा होगा, ये मैंने सोचा नहीं था। उस कमरे में रुके हुए मुझे करीब 15 मिनट ही हुए थे कि तभी मुझे उसमें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, ऐसे मानो एसी चालू हो। लेकिन खिड़कियां और एसी के बंद होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठंडी हवा पूरे कमरे में बह रही है। पर गर्मी की शुरुआत होने की वजह से मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, बल्कि मैं दिन भर के थकान के वजह से बिस्तर पर जाकर लेट गया। हालांकि कमरे में खामोशी थी, लेकिन उसके दीवारों के पीछे से थोड़ी अजीब सी आवाज आ रही थी। लेकिन मैंने इसे अपनी थकान का असर समझकर अनदेखा कर दिया। पर रात के करीब 1:30 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। कमरे में जो अजीब सी खामोशी थी, उसमें ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ रुक गया हो। पर तभी उस खामोशी में मुझे दरवाजे के पास से खटखटाने की हल्की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा शायद ये मेरी कल्पना है,
लेकिन कुछ ही पलों के बाद वही आवाज मुझे दोबारा सुनाई दी, पर पहले से थोड़ा तेज। अचानक इतने तेज आवाज को सुनकर मुझे थोड़ा झटका लगा, इसलिए मैं घबराते हुए दरवाजे के पास गया और बाहर झांककर देखने लगा कि बाहर कौन है, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसलिए थोड़े हैरानी के साथ मैं वापस बिस्तर पर आकर लेट गया। लेकिन जैसे मैंने आंखें बंद की वैसे मुझे लगा कि कमरे में कोई खड़ा है। लेकिन जब मैंने बत्ती जलाने की कोशिश की तब स्विच काम नहीं कर रहा था। तभी मुझे बाथरूम से कुछ आवाज आने लगी, जैसे किसी ने नल खुला छोड़ दिया हो। पर जब मैंने बाथरूम पहुंचकर वहां का लाइट जलाया तब पानी का नल बंद था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई मौजूद है। उस दौरान अचानक मेरी नजर वहां के शीशे पर पड़ी, जहाँ एक धुंधली परछाई ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। पर जैसे मैं पीछे मुड़ा वो आंखों से ओझल हो चुकी थी। उस भयानक दृश्य को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब मुझे लगने लगा था कि कुछ तो बहुत ही गलत है, इसलिए मैं कमरे से बाहर भागने की तैयारी करने लगा। पर तभी मेरी नजर अलमारी पर पड़ी, जिसका दरवाजा आधा खुला था, जहां मैंने साफ साफ देखा कि उस अलमारी के अंदर कोई खड़ा है। उस पर मेरी सांसें थम गई थी, इसलिए मैं अपना सब कुछ वहीं छोड़कर वहां से सीधे रिसेप्शन की ओर भागा। और भागते भागते जब मैं रिसेप्शन पर पहुंचा तब डर के मारे मेरी आवाज कांप रही थी। कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए थे। हालांकि रिसेप्शन की रोशनी और सामान्य माहौल ने मुझे थोड़ा संभाला तो था, लेकिन मेरी बेचैनी अब भी कायम थी, जो कि और भी ज्यादा तब बढ़ गई जब मैंने रिसेप्शन पर बैठे उस बूढ़े आदमी को ये सब बताया। क्योंकि मेरी बातों को सुनकर वो बिल्कुल भी हैरान नहीं था, ऐसे मानो वो ये जानता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। पर उसने मुझे कुछ नहीं कहा। उसने मुझे बस दूसरे कमरे का चाबी दिया और सुबह तक वहां रहने को कहा। लेकिन उस घटना के बाद मैं पूरी रात सो नहीं सका। अगले ही दिन मैंने उस होटल को छोड़ दिया और उस जगह वापस नहीं गया। ये अनुभव आज भी मेरी याद में ताज़ा है और मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। उस रात जो कुछ भी हुआ उसका कोई तर्क मुझे आज तक नहीं मिला, लेकिन मैं इतना यकीन के तौर पर कह सकता हूँ कि वो सब मेरा भ्रम नहीं था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।